अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हमने अर्ली स्टार्ट किया और वो आपसे मैंने पूछ के किया था और वो इस तरह से है कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो है थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट इसलिए करना पड़ेगा, एक मीटिंग है छोटी सी तो उसको अटेंड करना है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी और आपने उस पर अमल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग मान जाते हैं। जल्दी से आप लोग जो है क्लास ज्वाइन करें ताकि हम अपनी प्रोसीडिंग्स जो है वहीं से कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ आज जो है, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से एक फीडबैक भी लिया था, सो उस फीडबैक पे मुझे लगा ये कि भाई केमिस्ट्री वाकई आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही है। सो उसके अगेंस्ट एक आज भी मैं आप लोगों से लूंगा, एक फीडबैक लूंगा, सर्वे लूंगा। ठीक है, देखो अच्छा देखा आप यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आए हुए ना, इससे थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा हमें। चलें कोई बात नहीं, जल्दी से आप लोग आ जाएं ताकि हम अपनी क्लास जो है इसको कंटिन्यू कर पाए इस तरीके से जैसे हम हर दिन लेके चलते हैं। जल्दी से आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है, फौरन से क्लास को ज्वाइन करना है। लेकिन सिर्फ 9 लोग अभी तक यहाँ मौजूद हैं, मतलब कि अभी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सो रहे हैं। ठीक है, वो खरगोश क्या कहते हैं उससे भी, मुझे तो वो पति वाले जो है वो भी नहीं आते, क्या कहते हैं भी वो जो इनके मुहावरे होते हैं। सो वो उसके मजे ले रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग जल्दी से उठ जाएंगे क्योंकि मैं आप लोगों को उठाने आ चुका हूँ और लेक्चर डिलीवर करने के लिए आ चुका हूँ। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सनब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करें भाई, काम हमारे पास कम है, हमने पढ़ना है, जल्दी जल्दी करें भाई। आप ठीक है सर? कामिल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप सुनाए, आप ठीक हैं? जबरदस्त हैं। जल्दी जल्दी भाई, देखो स्ट्रेंथ हमारे पास अब इस वक्त कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा घबरा रहा था कि क्लास कर लूँ जल्दी ना लूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं जागते हैं नहीं जागते हैं, ये बड़ा मसलू है ना। तो जल्दी जल्दी क्लास को आपने ज्वाइन करना है ताकि हम अपनी प्रोसीडिंग्स चले के चल सकें। जब तक आप क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ चीजें मैं राइट कर लेता हूँ क्योंकि आज हमारा सारा के सारा लेक्चर जो है वो इस व्हाइट बोर्ड पे होगा। ठीक है, हमने व्हाइट बोर्ड पे आज सारा कम्युनिकेट करना है और उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं, वो मैं आप लोगों से लेटर ऑन जो है शेयर करूंगा। मैंने भी आप लोगों से कहा कि कल हमारा एक फीडबैक हुआ था, उसकी बेस पर आज हमारा एक और फीडबैक होगा और उस फीडबैक में हम कुछ चीजें जो है आपसे पूछेंगे ताकि हम फर्दर कुछ चीजों को रिफाइन कर सके ना। देखो भाई, केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम आना इट मींस के बड़ा प्रॉब्लम आना। ठीक है, सो इसको ठीक करना है हमने। ठीक हो गया? वालेकुम अस्सलाम जुनेरा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, कर लिया आप लोगों ने ज्वाइन, तो मैं स्टार्ट कर दूं? हाउ यू सर? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मोना, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत कमाल, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, जल्दी 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 आ जाएं ताकि हम पढ़ सकें भाई। इस वक्त स्ट्रेंथ कम है, ऐसे ही हम स्टार्ट कर पा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक पढ़ना है आज हमने और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ना है और उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। असल में ना ये आज जस्ट मैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना, मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए बस मैंने ये टाइशा लगा दी और कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ की नहीं है। इवन मैं आपको बताऊँ, लिटरली मैं बताऊँ आपको कि हम क्लासेस लेते थे ना, 9 मतलब फर्स्ट की सेकंड ईयर की, तो वो स्टूडेंट्स कहा करते थे तो कुछ ब्राइटनेस अगर किसी दिन ज़्यादा हो जाए कैमरे की, वो कहा करते थे सर आज आपने मेकअप किया हुआ है। यार हम कुछ भी नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ऑफिस में यानी कि स्टूडियो होके जा चुके हैं, वो बिल्कुल देखते हैं कि हम बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं करते हैं। क्लास में हर चीज़ डिस्कस किया करें जिस बारे में एमसीक्यूज आने होते हैं। हर चीज़ सर, कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि इतना नहीं चलता, पता नहीं चलता। ठीक है बजी, हाँ बिल्कुल सही कह रही। और बाकी मैं बताऊं आपको कि मैंने ना इस चीज़ को खुद भी ऑब्जर्व किया था कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एमसीक्यूज को लेके। सो यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज, यही चीज़ तो हमने करनी है बिल्कुल। जी आसमा, जी जी सर जी, कब वेब में कोई फॉल्ट था क्या? नहीं नहीं, कल फॉल्ट नहीं था, लेकिन ये है कि आज इंशाल्लाह हम सारा कुछ ठीक कर लेंगे उसको। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक हमने पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट इसको डिस्क्राइब करेंगे, इतना फोकस करते हैं हम भी सर। बड़ी बात है मानो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चले भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमने आज से ऑनवर्ड जो पढ़ना है बेसिक तौर पे डिस्कस करना है। ठीक है, ये हमारा केमिकल एनर्जेटिक्स हमारा जो है एमडी कैट का पोर्शन होगा और पार्ट 1 का जो है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 है जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। सो इससे मुतल्लिक हमने आज से ऑनवर्ड डिस्कशन करनी है कैरी। ठीक है, और आज का जो सेशन है उसमें मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को साथ साथ अपने नोट डाउन करना है। ठीक है, साथ में आपने नोट डाउन करना है क्योंकि इनके प्री प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर आप लोगों को नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
रीजन क्या है? रीजन यही है कि देखो मैं अगर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ तो आप लोग लेक्चर के दौरान डिस्कशन अपने आपस में जो है वो कैरी करते हैं, और आप लोग जो है आपको पता है कि चूंकि वो तमाम चीजें मिल जानी है बाद में आपके लेक्चर के, तो आप लोग खुद से स्पीड आउट कर लेंगे। आपसे ऑनवर्ड ये होगा कि मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा ताकि आप लोग कुछ जो है फोकस करें लेक्चर के ऊपर, और इसके साथ साथ व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है उसको भी नोट डाउन करें ताकि आप लोगों की अटेंशन जो है वो आपस में डाइवर्ट होने के बजाय आप सिर्फ और सिर्फ जो है लेक्चर पे जरा फोकस कर पाए। ठीक है जी। जो नहीं आए वो रिपीट में देख ले, बिल्कुल सही है भी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो एक्सोथर्मिक की हम बात करेंगे। फर्स्ट हम एक्सोथर्मिक के हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी। हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं कि जिनके दौरान जो सिस्टम है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर द रिएक्शन, ठीक है, इन विच हीट या एनर्जी आप दोनों कह सकते हो ट्रांसफर टू सराउंडिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इट्स सिंपली कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये वो हमारे पास होगा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि हम कहेंगे कि हमारे पास हीट जो है या एनर्जी जो है इट विल ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है जी। इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं किस चीज की, टाइप ऑफ फ्रिक्शन यानी एंडोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन की जहां तक हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे? एंडोथर्मिक। ठीक है, हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं जिसमें कि एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होती है। इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जो है वो क्या करती है भाई? एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वहां राइट करेंगे। हम कहते हैं कि डेल्टा एच वैल्यू फॉर दिस, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? चेंज इन इंथैल्पी। और सिंपल इंथैल्पी की जहां तक बात है हम कहते हैं इंथैल्पी मींस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, किसी सिस्टम की जो एनर्जी है इसको हम इंथैल्पी से शो करते हैं, लेकिन इंथैल्पी मींस एच से जो है डोनेट करते हैं। तो हम कहते हैं कि इस सेक्शन के लिए जो एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस हैं उनके लिए डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसकी रीजन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। डेल्टा एच वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरह के रिएक्शंस के लिए होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं इनके लिए डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि जहां तक बात है एंडोथर्मिक के लिए तो हम कहते हैं डेल्टा एच वैल्यू इनके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, अब रीजन क्या है? इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को हमने जो है देखना है, जज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उससे इस चीज को क्लियर करूंगा ताकि भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है इसको हम पढ़ सकें। देखो ये हमारे पास एक ग्राफ, ठीक है, जिसमें कि हम कहते हैं अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है एनर्जी। ठीक है जी। अब हम चूंकि एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, सो एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होगा? इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ये हमारे पास है रेक्टेंट का ग्राफ, यानी रेक्टेंट की बात हम करते हैं, ये रेक्टेंट है, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अब इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है जिसमें कि सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टेंट यानी इनिशियली तौर पे जो सिस्टम की एनर्जी थी वो ज्यादा होगी जब रेक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिस्टम में जब चेंज प्रोड्यूस होगा तो चेंज प्रोड्यूस होते हुए सिस्टम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा टू सराउंडिंग। इट मींस ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मींस के प्रोडक्ट की एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है, आप देख लें यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो है, ठीक है, रिएक्टेंट की जहां तक बात है इनकी इनिशियल तौर पे एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। ठीक है,
रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। रीजन क्या है, हम ये बात कहते हैं कि जब भी जो है हम एनर्जी को क्या करते हैं, हम जब भी एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर करते हैं तो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होते हुए दिमाग मैंने मिस्टेक करती है, बिल्कुल 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 इसको नेगेटिव करना था, एग्जैक्टली इसको नेगेटिव करना था, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। ये पॉजिटिव है, मैंने ऊपर हेडिंग नहीं देखी ना, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, सिस्टम से सराउंडिंग में चूंकि एनर्जी ट्रांसफर होनी है तो हम ये बात कहते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो हम कहेंगे कि जब एक दफा एनर्जी सिस्टम ने लूज कर दी, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी। रीजन क्या है, देखो इस स्टेज पे जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, इस स्टेज पे जब हम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इनिशियल स्टेज है, इस पे एंथैल्पी सिस्टम की H1 है। हम कहते हैं ये स्टेज क्या है, ये स्टेज वो स्टेज है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो है एनर्जी, जो कि फाइनल एनर्जी है, इसको हम H2 से शो करेंगे, एंथैल्पी यानी मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब अगर आप चेंज आप लेते हो तो डेल H इक्वल्स टू H2 माइनस H1 करोगे, और चूंकि आप अभी बता रहे हो कि भाई हमारे पास जो H2 की वैल्यू है इट इज लेस देन H1, तो हमेशा वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि क्यों हम राइट करते हैं नेगेटिव साइन फॉर एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। एक्सोथर्मिक के लिए हम नेगेटिव साइन इसलिए राइट करते हैं कि क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर होती है, क्योंकि सिस्टम में जब रिएक्टेंट अपने आप को कंज्यूम करते प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी सिस्टम अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस करेगा, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि इनिशियल तौर पे H1 ग्रेटर होगा, फाइनली H2 जो है लेस हो जाएगा। जब डेल्टा H लोगे तो H2 माइनस H1 करते हुए आप नेगेटिव साइन से शो करोगे, डेल्टा H को नेगेटिव वैल्यू आपके पास आएगी क्योंकि H2 लेस देन है H1 के। इसके अगेंस्ट अगर हम यहां पर आ जाएं, यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वही, यानी हम बात करेंगे चेंज की बात करेंगे, ग्राफ रिपीट करने से हम रिपीट कर लेते हैं, अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे आप। एनर्जी यहां पर हम देंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम एनर्जी लेंगे, और इसका यानी जो एंडोथर्मिक का ग्राफ हमारे पास होता है उसमें कुछ इस तरह से आता है, ये ठीक है। अब यहां पर ये चीज शो करती है रिएक्टेंट को, यानी इनिशियल स्टेज को शो करती है, ये चीज शो करती है प्रोडक्ट को, यानी आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इनिशियल तौर पे जब सिस्टम के पास सिर्फ रिएक्टेंट थे, ठीक है, जब हम कहते हैं सिस्टम के पास क्या थे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट थे, तो सिस्टम की एनर्जी थी कम, क्योंकि कम एनर्जी थी, आप ये बात जानते हैं, जब तक जो है रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, जब तक कि हम कहते हैं रिएक्टेंट को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक नहीं मिलती तब तक रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, हमें एनर्जी खुद से सप्लाई करनी पड़ी ताकि सिस्टम सराउंडिंग में ट्रांसफर हो सके, जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। सो प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर होगी, इट मींस के H1 ये है, H2 ये है, हम सिंपल ये बात कहेंगे, इसके डेल्टा H वैल्यू निकालते हैं तो H2 माइनस H1 करेंगे, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यह करेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। व्हाई? क्योंकि हम यहां पर कहते हैं कि H2 ग्रेटर देन है H1 के। सो आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए, अगर आपसे कहा जाए कि विच टाइप ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बता दूंगा कामिल अभी आपको मैं, आपसे अगर कहा जाए कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी लेस होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो वो आप एंडोथर्मिक पे ही निशान लगाओगे, क्योंकि हमेशा इस तरह के रिएक्शंस के अंदर H2 ग्रेटर देन H1 यानी कि प्रोडक्ट की अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक हो गया। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस की बात हम करेंगे लेटर ऑन, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सवाल से ब्रीफ करूंगा। मुझे जस्ट यहां तक बताएं कि आप लोगों को ये ग्राफ कंपैरिजन और ये चीजें जो मैंने राइट की हैं अब तक समझ आ गई है आप लोगों को। और जहां तक एक्टिवेशन एनर्जी की बात है, हम ये बात कहते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी कि जो रिएक्टेंट को दरकार होती है अपने आप को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये पॉइंट EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एनर्जी बैरियर है। जब तक कि इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दोगे, रिएक्टेंट कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। जी सना, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या अभी भी आप चाहते हैं कि ग्राफ रिपीट किया जाए तो मुझे बताएंगे, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें जल्दी से, शाबाश जी। तलहा, मैं कल आपको बता के गया ग्राफ रिपीट करने, चलें जल्दी से ग्राफ शॉर्टली रिपीट करते हैं सर। एंडो फॉर्मेशन बॉन्ड इज अभी इस मुतालिक आना है उस्मान, अभी हमने बात करनी है, ठीक है, थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा आप लोगों को उस हवाले से भी। ग्राफ में मैंने ये कहा कि वाई एक्सिस के लॉन्ग आप एनर्जी लेंगे, और जब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की तो उसमें इनिशियल तौर पे रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर होती है,
जब रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की जो इजाफी एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो ये रिलीज करता है सराउंडिंग को। तो हम कहते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। ये H1 इनिशियल, ये H2 हो जाएगा। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो क्योंकि H2 लेस देन है H1 के, तो नेगेटिव साइन आएगा डेल्टा H का। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, क्योंकि इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास नहीं थी, हमने एनर्जी सप्लाई की, ठीक है, ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर हो गई। सो H2 माइनस H1 करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आपके पास आएगी। सर हाउ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक, उस्मान यही इससे मतलब बताने लगा हूं आप लोगों को। टेक अ साइड, जल्दी से आप लोग कर लें। सर ये पिछले वाला चैप्टर है, क्या है अभी फायजा क्या कह रही है? फायजा कह रही है सर ये पिछले वाला चैप्टर ही है ना? नहीं 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 फायजा, आपका जो यूएचएस का सिलेबस है उसमें ये केमिकल एनर्जेटिक्स के नाम से है और ये चैप्टर नंबर 5 है उसका, ठीक है। और बुक का जो हम बात करते हैं पार्ट 1 की, ये चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर चुके हैं आज, ठीक है। ग्राफ इंस्ट्रक्ट रिपीट किया, मुझे बताएं कि यहां तक आपने कुछ पूछना है? बॉन्ड ब्रेकेज और जो है फॉर्मेशन की बात अभी हम करेंगे। न्यू चैप्टर है ये पिछला, प्लीज टेल, मैंने बता दिया आपको कि ये न्यू चैप्टर है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? अब हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज की, हम बात कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम जो है मूव करेंगे आगे, ठीक है। देखो, जब भी हम बात करते हैं हम ये बात जानते हैं कि जब भी हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये A और B है, ये कन्वर्ट होगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू A पॉजिटिव और B नेगेटिव। ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, आयनाइजेशन रिएक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि इसमें आपको ये एनर्जी सब नहीं, ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, क्या करना है आपने? ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। देखो, आपने जब भी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, खासतौर पे सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हमेशा आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। सो बॉन्ड ब्रेकेज की जहां तक बात है, बॉन्ड ब्रेकेज की मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा किसमें फॉल करेगा? वो एंडोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक टाइप ऑफ थर्मिक एक्शंस के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है टू द सिस्टम, ठीक है। सो आपको बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमेशा हम कहते हैं एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, ताकि बॉन्ड टूटे और अपने आप को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट अगर मैं यहीं पर लिख लूं, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, विजिबल है, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसके अंदर, एंडोथर्मिक के अंदर, हम समहाउ कह सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज भी इसी में ही आएगी, ठीक है। और जहां तक बात है बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो देखो हम ये बात जानते हैं कि दो एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं, क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है इस बात को कि जब भी जो है वो हमारे पास एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सो बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है? एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की ही बात कर लेते हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो व्हाई दे मेक बॉन्ड? बिकॉज बाय मेकिंग बॉन्ड दे विल गेट स्टेबिलिटी, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिहाज से, यानी कि हम केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो हम कहते हैं सिस्टम वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज इज क्या है भी? एंडोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकेज एग्जैक्टली जो है, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, सो इट्स एंडोथर्मिक, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था क्योंकि एटम्स बॉन्ड बनाते ही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हैं, और जब हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो चूंकि सिस्टम ने एनर्जी स्टेबिलिटी गेन की है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा टू सराउंडिंग। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री में हमेशा आपको याद रखना है कि सिस्टम की जितनी कम से कम एनर्जी होगी उतना ही वो स्टेबल होगा, इतनी कम से कम एनर्जी किसी सिस्टम की होगी इतना ही स्टेबल होगा। सो बॉन्ड फॉर्मेशन चूंकि इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इट मींस कि हमेशा एनर्जी रिलीज करेंगे। सो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? एक्सोथर्मिक होगा, जिसमें कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी, ठीक है जी। सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तो हम जाएंगे टुवर्ड्स एमसीक्यू। सर एक्सो मींस, एक्सो में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती ना? देखो, एक्सो का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज, ठीक है, और एनर्जी रिलीज तब होती है कि जब सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करता है,
और वो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में होगा। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? बॉन्ड वाला रिपीट करते हैं, मोहम्मद बताया फिर से, अगर आपने फिर से क्लियर करवाना है तो जरूर बोलें। सर बॉन्ड वाला पॉइंट फिर रिपीट कर दें, अस्मा कह रही है। चलिए जल्दी से रिपीट करूंगा शॉर्टली, क्योंकि अभी हमने एमसीक्यू की तरफ जाना है। हम ये बात कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज में, यानी आप जानते हैं कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर होती है जिसको हम बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। सो बॉन्ड एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, एनर्जी आपको सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को आपको एनर्जी देना पड़ेगी। सो बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और जब मैंने आपसे कहा कि दो एटम्स हैं जो कि स्टेबल नहीं है, वो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आपसे कहा था केमिस्ट्री के अंदर सिस्टम स्टेबल वो होता है कि जो क्या करता है, एनर्जी कम रखता है, ठीक है। सो ये एनर्जी जो है क्या करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो जब इनमें बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड देगा इनको स्टेबिलिटी, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। महानूर कह रही है भाई सर समझ नहीं आई, किस पॉइंट की नहीं समझ आई, जल्दी से बताना आपने भाई। ये तो बहुत यार बिल्कुल माइन्यूट से जो है टॉपिक है, आप कहते हैं कि हम समहाउ कहते हैं कि टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट भी है जो हमने लर्न भी किया था पिछले दिनों में। बॉन्ड हमने बात की थी, बॉन्ड के हवाले से हमने कहा था कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है टू ब्रेक बॉन्ड। तो ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब सप्लाई करना पड़ती है, और सप्लाई करने वाले प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। एनर्जी देना पड़ेगी हमें, तो वो हमेशा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। और बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी कि वो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। बॉन्ड ब्रेकेज होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेकेज से के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। महनूर, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमेशा एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। रिक्वायर्ड का वर्ड सुन रही है, इसका मतलब है कि इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा अब आपको। और सर कह रही है सर कल रात वाला टेस्ट सबमिट की ऑप्शन अलाउ नहीं, चले देख लेते हैं उसका, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो होगा एक्सोथर्मिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी कहां से आई। और भाई बॉन्ड फॉर्मेशन में मैं ये आपसे कह रहा हूं, दो एटम अगर अनस्टेबल हैं मींस के उनकी एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास है वो रिलीज करेंगे। जब वो रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मैं इसको रेज करूंगा ताकि नेक्स्ट पॉइंट पे हम जा सके। मैं आप लोगों के लिए कुछ है समहाउ यहाँ पर एमसीक्यूज राइट करूंगा, हम वो एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त महानूर भी को भी क्लियर हो चुका होगा और सोबिया भी जो है क्लियर हो चुकी होंगी, ताकि हम आगे मूव कर सकें, ठीक है भाई। सो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। आप लोगों को ये तमाम पॉइंट्स पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स नहीं दूंगा आज, ताकि आप लोग पूरी कंसंट्रेशन से ये सुन सकें। बॉन्ड फॉर्मेशन रिपीट कर दें भी, बड़ा सिंपल है सना। देखो ये दो एटम्स हैं जो स्टेबल नहीं है, इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, सो इट मींस के अनस्टेबिलिटी मींस इनकी एनर्जी हायर थी। जब ये बॉन्ड बना लेंगे, इनका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, स्टेबिलिटी गेन हुई, ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी इनके पास थी वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो हम समहाउ कहते हैं कि भाई ये एक एक्सोथर्मिक एक्शन होगा। आपने ये भी देखा था, रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर है, प्रोडक्ट की कम है। रिएक्टेंट इनिशियल तौर पे एटम की फॉर्म के अंदर है, जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, सो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। यही हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ आ गई थी, लेकिन अच्छा जी वैसा कंफ्यूज खत्म हो गई आप कंफ्यूजन। चलें जी, शुक्र है। चलें भी आगे चलते हैं, शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अब हम चलेंगे टुवर्ड्स एमसीक्यूज, ठीक है। आप लोगों ने ना कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर साथ में करते रहना, क्योंकि पता क्या होता है, फिर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप लोग कंफ्यूजन लेके बैठते हो तो फिर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, ठीक है। और वजीहा की बात इवन के मैंने जो है तन्हा से भी पूछा था, तन्हा ने भी ये कहा कि कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो एमसीक्यूज की टास्क हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। नाउ मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एमसीक्यूज, ठीक है जी। रिएक्शन हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट, ठीक है जी। रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट, ये 2013 का एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, फर्स्ट वन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो रिएक्शन लिख रहा हूं, एंडोथर्मिक आप एज्यूम उसको कर लेना, ठीक है।
बी हमारे पास है एक्सोरेक्शन, सी हमारे पास है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और डी हमारे पास है लास्ट वन नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी से आपने बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आपने क्लेरिफाई करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है भी, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत जबरदस्त भी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए। बाय, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि एक्सो में क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी हार होती है जब वो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है। सो रिएक्टेंट की एनर्जी हार है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, मींस के हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। सो मैं इसको रेस कर रहा हूँ कि एंडो है, सॉरी एक्सो है। ठीक है, ये एक्सो टाइप ऑफ रिएक्शन होगा जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। सिस्टम जब अपने आप को रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज कर देंगे, तब वो जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा भाई, सो नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा एच वैल्यू विल बी गिवन नेगेटिव साइन, डेल्टा एच वैल्यू will be given negative sign। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा इसका, एक्सो, बी हमारे पास क्या होगा इसका भी, ये है डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है इसका, ये है डिकम्पोजिशन, और लास्ट वन है एंडो। ठीक है, अब आपने जल्दी से इसका आंसर देना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जी जल्दी से बताएं, ऐसे ही करवाए करें, ज्यादा ठीक है, क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हाँ भी जल्दी से बता दें, जल्दी से, शाबाश, इसका क्लियर करें आप लोग, क्या हो सकता है इसका भी। डेल्टा एच वैल्यू विल बी नेगेटिव साइन। ठीक है, किस टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए हमारे पास होगा, ऐसे भी हमने इसको डिस्कस भी किया है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी सर, एमसीक्यू उतने मुश्किल ही करवाया करें क्लास में जितने के आप जो है टेस्ट में देते हैं। बिल्कुल सही है भी, वैसे ये वाली बात वही होगी जो अरीशा आप जानती हैं कि हम जो है वो क्या करते थे, नोमेनक्लेचर क्या करते थे। सो मैं अपने लिए आसान चूज किया करता था और आप लोगों के लिए जो है वो मुश्किल मुश्किल आपको दिया करता था। ये वही बड़ी सूरत हाल है, लेकिन ये है कि बिल्कुल वैसे ही है, उसी तरह के मुश्किल मुश्किल सिलेक्शन दूंगा आप लोगों को भी, मतलब खुद भी करूंगा। ठीक है, नॉट आप लोगों को दूंगा। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बिल्कुल ए है। ठीक है, डेल्टा एच हमने भी देखा था, डेल्टा एच इक्वल होता है किसके, H2 माइनस H1 इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, और हमने कहा था कि H2 लेस देन H1 होता है क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, इसलिए हम कहते हैं कि इनका नेगेटिव साइन जो है हम शो करते हैं, इनकी नेगेटिव साइन से इसको हम शो करेंगे। ठीक हो गया, जल्दी से मूव करते हैं आगे। डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। देखो मैं आपको बताऊं कि डिसोसिएशन की बात होती है बॉन्ड ब्रेकेज, और बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा एंडो ही कहलाएगा। इवन डिकम्पोजिशन के लिए आपको प्रोडक्ट को, यानी जो भी आपको गिवन कंपाउंड है, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ना पड़ेगा तब भी एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक हो गया, तो जल्दी से मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, इफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस रैपिडली। यहां पे स्टेटमेंट लिखे थे, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन is allowed to take place
to take place rapidly in air. In air, ठीक है. The temperature of surrounding air is the temperature of surrounding air is, इसमें A ऑप्शन आपके पास आता है remains unchanged. ठीक है. इस तरीके से बी ऑप्शन हमारे पास बनता है इंक्रीज. सी ऑप्शन बनता है डिक्रीज. चेंज कर लें. ठीक है. और लास्ट डी ऑप्शन जो हमारे पास बनता है, डी ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. ठीक है जी. तो जल्दी से आपने मुझे बताना है इसका रिमेनिंग ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिया करें. बिल्कुल ठीक है. मैं आपको बताऊं आर्टी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन दे दिए थे. वो सारे एंडोथर्मिक थे ना. डिकम्पोजिशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें आप कंपाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर करते हो. और डिसोसिएशन मींस बॉन्ड ब्रेकेज, उसमें भी आपको एनर्जी रिक्वायर होती है. तो जल्दी से आप बता दें. डिसोसिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है. डिसोसिएट मींस बॉन्ड ब्रेकेज. बिल्कुल हमें एनर्जी रिक्वायर होगी बॉन्ड ब्रेकेज के लिए. इससे पहले भी कोई लेक्चर हुआ है? नहीं भाई, कोई नहीं हुआ. जल्दी से बताएं इसका. हाँ भी बता दिया आप लोगों ने. इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? कोई ऑप्शन आपके पास ध्यान में आया इस वक्त? कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है. भी क्लियर कर दिया आप लोगों ने? आपने सोच लिया कि क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए? इसका जो राइट ऑप्शन है ना बेसिक तौर पे, ठीक है, पहले आप देख लिया. यहाँ पर देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं. हम क्या कहते हैं भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं. हम कंसीडर कर रहे हैं कि एयर हमारा सराउंडिंग है और उसमें हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं जो सिस्टम हमारे पास सिस्टम है. ठीक है. एंडोथर्मिक में होता क्या है कि हमेशा ये एनर्जी लेता है. ठीक है. हमेशा क्या करता है भाई? एनर्जी क्या करेगा? सराउंडिंग से लेगा. सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा. ठीक है. तो जब ये एयर जो है, एयर से ये एनर्जी ले लेगा सिस्टम हमारा. ठीक है. तो क्या होगा कि जो एयर यानी सराउंडिंग है उसकी एनर्जी तो जाहिर से डिक्रीज होनी चाहिए. सो इसका जो राइट ऑप्शन है इट इज सी. थोड़ा सा क्रिटिकल था, मैं इतना नहीं कहूंगा. अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना आसान या मुश्किल लगा. ठीक है. लेकिन सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या ऑप्शन इसका राइट हो सकता है. सो सी ऑप्शन यानी डिक्रीज वाला ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि हमारा सिस्टम है जहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं. ठीक है. बी बनता है सर जी मेरे मुताबिक. अदनान मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा ताकि इतना आपको भी क्लियर हो सके ये वाली चीज. ठीक है. मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि भाई देखो हमारा जो सिस्टम है ना, लेट्स सपोज सिस्टम मेरा, लेट्स सपोज ये गिलास है, इसमें मैं रिएक्शन करवा रहा हूं. इसके इर्द गिर्द मौजूद है एयर जो मेरी सराउंडिंग है. ठीक है. अब ये जो रिएक्शन इसके अंदर ग्लास में हो रहा है ये एक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें हम जानते हैं कि हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें सिस्टम को ट्रांसफर करना पड़ती है हीट. ठीक है. ट्रांसफर करनी पड़ती है लेकिन देनी पड़ती है. ठीक हो गया. तो हम क्या करेंगे, जब इसमें एक रिएक्शन हो रहा है तो ये चूंकि एनर्जी रिक्वायर करेगा तो ये एयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अपने अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करवा देगा फ्रॉम सराउंडिंग. तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, एयर की एनर्जी कम होगी. दैट इज व्हाई वी टेक सी ऑप्शन एज राइट ऑप्शन. डिक्रीज हो जाएगा. ठीक हो गया. क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप शेयर कर दें, नहीं तो हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, यानी कि एनर्जी किस किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है, हम उससे मुतल्लिक बात करेंगे. ठीक है. क्लियर हो चुका है आप लोगों को? जल्दी से आगे जाना है. अब हमने इसकी एग्जांपल बता दें. कामिल कह रहे हैं चलिए जी एग्जांपल पहले दे देते हैं आप लोगों को, फिर आगे मूव करेंगे. अच्छा देखो समझ आ गया. बिल्कुल बहुत जबरदस्त हो गया अभी. ठीक है. देखो अभी हमने ना अभी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में फर्क. ठीक है. अभी मैंने आप लोगों को एक्सो और एंडोथर्मिक के हवाले से थोड़ा सा क्लियर किया था और उसमें मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी. अब हम उनके मुताल्लिक एक एग्जांपल ले लें तो मजीद मेरे ख्याल से क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो नाइट्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है जी। इसको अगर आप मिलाते हो तो इसके थ्रू हमारे पास बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और इस टाइप ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम डेल्टा एच वैल्यू जो लेते हैं वो हमारे पास अराउंड कितनी होती है, इट इज अराउंड 180.5 180.5 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। मैं आपसे कहा था कि फॉर एंडोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमेशा डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये रिएक्शन भी हमारे पास एनवायरनमेंट में होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, सिंपल हमारे पास जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं सॉइल के अंदर, और N2 गैस की फॉर्म में ये एनवायरनमेंट में जाता है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ना N2, ठीक है, इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है, ये एनर्जी लेता है जब इवन की लाइटनिंग होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें हाई टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सो ये अपने आप को कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन और अपने आप को NO में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये रिएक्शन क्या करेगा, क्योंकि एयर में ही हो रहा है, सो ये एयर से टेम्परेचर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हुए अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। सो ये एक टाइप ऑफ थर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि एयर जो है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्क्रीन ब्राइट है, समझ भी डिग्रीज लगा लिखा था, चलिए भाई सही हो गया। अच्छा चलिए भी आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की या हीट की बात करेंगे। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा भाई, जल्दी से आपको मुझे बताना है। एक्सो नहीं है, दुआ नहीं, कौन सा एक्सो, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो, ये देखो, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस, अगर हम एक एंडो टाइप ऑफ थर्मिक रिएक्शन जो है उसको एयर में करते हैं, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि भी हम एयर के अंदर उसको हम करते हैं, तो क्या होगा, एंडो में मतलब क्या होता है कि वो जो हमारे पास सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक हो गया। तो अगर वो एयर में हो रहा है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर रिक्वायर यानी हीट रिक्वायर है, एनर्जी रिक्वायर है सिस्टम को अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर। सो जब सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो जो एयर जो कि सराउंडिंग का हिस्सा है उसकी एनर्जी डिक्रीज ही हो जाएगी ना, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ये हमने बात की थी। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका है, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। निशा कुछ कह रही हैं सर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी है। मैं आपको थोड़ा सा सवाल से ब्रीफ कर दूं कि स्पॉन्टेनियस की बात हम कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद से होने वाले हों, यानी कि हमें उसके लिए कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दरकार ना हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिएक्शंस के जिनके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, जिनको हम एंडोथर्मिक कहते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है जी। मोस्टली टॉपिक क्या होते हैं हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मोड ऑफ फ्रिक्शंस की, नहीं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की हम जो है इस पर बात करेंगे। चले भी, सो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की हमने बात करनी है इस पर। हीट या एनर्जी आप दोनों कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो एनर्जी है या जो हमारे पास समहाउ हीट है, ठीक है, वो सराउंडिंग होती है, ठीक है जी। इट जस्ट लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, बिल्कुल ठीक कहा निम्रा आपने। और सर प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक, देखो लाइटनिंग का हम बात नहीं कर रहे, मैं तो आपसे कहा था लाइटनिंग एक सोर्स है जो कि एनर्जी सप्लाई करता है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए, ठीक है, ये हम कह सकते हैं समाव, ठीक हो गया। अब जल्दी से सर इसे कंफर्म करने दो भाई, क्या कंफर्म करना है मानूर आपने, लेटर ऑन आप कंफर्म करना। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जो है एनर्जी की बात करते हैं। सो दो तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, या तो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, या तो ये क्या करेगा भाई, इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होगी। सर ये रिपीट कर दें एमसीक्यू, वो तो मैं रेज भी कर दूंगा सर, आपने इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखना है, ठीक है जी। सो हीट की बात करते हैं, यानी या तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होती है जिसको हम क्यू के साइन से शो करते हैं, ठीक है, या फिर ये है कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है, ठीक है, यानी दो तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है।
या तो ये है कि ये हमारे पास क्या होगा कि इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ट्रांसफर होगी, या फिर ये है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, हम कहते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, मार्कर जरा चेंज, ठीक है। अच्छा, हम हीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि भाई जब हम बात करेंगे हीट की, ठीक है, हीट की हम जब बात करेंगे तो हीट जो है वो अपने इस केस में, इस मोड के अंदर एनर्जी ट्रांसफर की सूरत में होती है कि जब दो चीजों के दरमियान, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तब हम कहते हैं कि हमारे पास हीट जो है वो फ्लो करेगी, और इससे हम कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। बाय दिस मोड ऑफ this mode energy transfer when there is temperature difference। ठीक है, जब भी हमारे पास दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी हम कहते हैं कि भी हमारे पास क्या होगा कि जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा जो है इसको समझना चाहें तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि जो है आप बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, या सिंपल जो है फ्रिज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो चूंकि एनर्जी डिफरेंस है सराउंडिंग का विद द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सिस्टम इन फ्रिज, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास जो हीट फ्लो होगा, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है दो चीजों के दरमियान। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास होता है दो चीजों के दरमियान। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, जो हीट के फॉर्म के अंदर टेम्परेचर की, सॉरी, हम कहते हैं कि जो एनर्जी की हम कहते हैं कि एक्सचेंजमेंट होती है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की बेस पर होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, या हम कहते हैं दो चीजों के दरमियान। ठीक हो गया? इस तरीके से अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, जहां तक हम बात करते हैं, सो वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारे पास गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है जी, उसमें हम कहते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है उसके दरमियान डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो हमारे पास आएगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम स्केच करूंगा, उसके थ्रू मैं आप लोगों को ये जो है वर्क डन समझाऊंगा। लेट्स सपोज, देखो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक जो है सिलेंडर है जिसमें कि मैंने गैस ली हुई है। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं भाई, अगर लेट्स सपोज मैं इसको नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो ये जो अंदर इंटीरियर पार्ट में मौजूद हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इस हीट को, यानी इस टेम्परेचर को लेंगे एज अ एनर्जी की फॉर्म के अंदर, और अपनी जो कोलिजन्स हैं, ठीक है, इनको बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं इनसाइड द सिलेंडर, वो इसको लेंगे एज अ एनर्जी की फॉर्म के अंदर, और जब ये एनर्जी की फॉर्म के अंदर लेंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या है, बढ़ जाएगी। सो इनकी जो कोलिजन्स हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएंगी। ठीक हो गया? जब कोलिजन्स बढ़ती हैं तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड करती है। आप बात जानते हैं, अभी गैस से करती है, एक्सपेंड करती है। सो ओवरऑल वॉल्यूम जो है गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम कहते हैं डेल्टा वी क्रिएट हुई है, ठीक है, हम कहते हैं क्या हमारे पास क्रिएट हुई है, चेंज इन वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, डेल्टा वी क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास वॉल्यूम था V1 इतना, जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास V2। ठीक है, सो V2 माइनस V1 जो कि बस डेल्टा V। ठीक है, और इस वॉल्यूम के चेंज करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, जो एज अ फोर्स एक्ट करती है, वो है इंटीरियर प्रेशर। ठीक है, इन पार्टिकल्स का इंटीरियर प्रेशर। ठीक है, आप ये बात जानते हैं ना कि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इस सिस्टम को, तो सिस्टम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो यानी हीट को एज अ एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हुए आपस में कोलिजन्स का इजाफा करेंगे। जब इनके दरमियान कोलिजन्स बढ़ेंगी तो इनके कोलिजन्स के बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रेशर है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे आपके पास क्या है, फोर्स है। ठीक है, जो कि अपलिफ्ट कर रही है इस पिस्टन को। तो हम समहाउ कह सकते हैं कि वर्क डन जो हुआ वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रेशर इनटू डेल्टा वी हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ है? कुछ जरा मुझे बता दीजिएगा। सर रेफ्रिजरेटर रिवर्स में ऑपरेट करता है, भी क्या मतलब उस्मान, इसका क्या मतलब है? जल्दी से मुझे बताएं कि यहां तक आप लोगों को समझ आइए। सर मेरा क्लियर हो जाता है, फिर आप मेरी कमेंट पढ़ते हैं। अच्छा भी ठीक हो गया, सही है। मुझे बताएं कि यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को
हीट जो है हीट की फॉर्म में एनर्जी कब ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम कहते हैं बर्डन कब होगा, ये बर्डन हमारे पास तब होता है कि जब हम क्या करते हैं समहाउ कुछ ना कुछ पुश देते हैं, ठीक है, किनको भी पार्टिकल्स को, ये लेट्स सपोज मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इंटीरियर जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी में इजाफा हुआ, कोलिजन बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर बिल्ड करेंगे, ठीक है। जब वो प्रेशर बिल्ड करेंगे तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, अपना चेंज वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, सो ये प्रेशर और जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको हम समहाउ वर्क डन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक दे दूं, ठीक है। सो वो पहले आप लोग एक सर्वे डाल दिया है, ठीक है। सो सर्वे करेंगे आप लोग, ठीक है, उसको आप ठीक करें, मतलब कि उसको आप जो है डन करें। जब तक आप वापस आएंगे मैं पॉइंट ऐड कर चुका हूँ, वैसे तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हम टुवर्ड्स एमसीक्यूज मूव कर सकें। सो सर्वे इनकी स्क्रीन पर ले आओ। समहाउ क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है ऋषा। आप लोगों को मैंने तमाम पॉसिबल ऑप्शंस जो कि जितनी बनती थी वो प्रोवाइड कर दी है। अनगिनत ऑप्शन, 7 ऑप्शन है, एक मिसिंग है। हाई चैट मेथडोलॉजी टेक्निकल इशू शुड बी यूज, आई थिंक साथ ही होंगे। चलें सही है, ठीक है भाई। आप लोग इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें और ईमानदारी से। मैं बताऊं आपको कि देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जिम्मेदारी है मेरी कि क्वालिटी को जो है मैनेज करना है मैंने, ठीक है, तमाम लेक्चर्स के लिए। सो उसमें केमिस्ट्री भी आता है, अगर इवन कि आप लोगों को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में तो आपने पूरी ईमानदारी से ये सॉल्व करना है ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या इंप्रूव करना है अपने अंदर, ताकि आप लोगों को बेस्ट दे सकें। सो आप लोगों को मेरे हवाले से भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली मुझे बताएं, किसी भी टीचर के बारे से कंफ्यूजन हो डायरेक्टली मुझे बताएं, मैं आप लोगों का हर एक जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व इंशाल्लाह करूंगा। जैसे आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट थी इंग्लिश में वो मैंने ठीक कर दिया, ठीक है जी। जल्दी से आप लोग करें। जिन लोगों को ये शो नहीं हुआ वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और वीडियो के एग्जैक्टली नीचे उनको स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया भाई, बहुत जबरदस्त। अब देख लेते हैं जल्दी से इसको ताकि हम साथ में डिस्कस भी थोड़ा सा कर लें इसको, और जब वापस आएंगे तो व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को कुछ नई चीजें दिखेंगी। देखिए, ओह नो, ओहो, ये लॉग आउट हो गया रिफ्रेश करने से, तो यहाँ देखें। अच्छा जी, जब तक वो होता है हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर मैं वो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था आपने आपसे कि भाई हीट की फॉर्म के अंदर एनर्जी तब ट्रांसफर होती है जब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो वर्क डन कब होगा? वर्क डन सिर्फ और सिर्फ गैसियस टाइप ऑफ जो हमारे पास सिस्टम होंगे, यानी जो गैसेस पर मुश्तमिल सिस्टम्स होंगे, सिर्फ उनके लिए हमारे पास वर्डन के फॉर्म के अंदर, वर्डन मोड के अंदर हम कहते हैं कि भी हीट ट्रांसफर करती है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है, ठीक है। और हम ये बात कहते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग जो है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग जो है, ठीक है, इनके दरमियान प्रेशर गैप होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। जब प्रेशर डिफरेंस होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो वर्डन होगा, अगर नहीं है तो वर्डन नहीं होगा, ठीक है। और रीजन क्या है? मैंने अभी आप लोगों के लिए एक सिलेंडर डेवलप किया था, यहाँ पे बनाया था, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलिए गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि ये मेरे पास वैसे तौर पे इनिशियल वॉल्यूम है भाई, कुछ गुजारा कर लो। ये V1 है, ठीक है। हम इनको क्या करते हैं भाई, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं
सो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इनकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, बढ़ती है, इनका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, तो ये क्या करते हैं भी अपने ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज करते हैं और ये V2 में कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि डेल V जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखो मैंने आपसे कहा कि जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी बर्डन होता है, और वो किस तरीके से, एक प्रेशर यहां लग रहा है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एक प्रेशर यहां पर लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर, इधर से अप्लाई हो रहा है, इनसाइड द सिलेंडर अप्लाई हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये इंटीरियर प्रेशर है, ये एक्सटीरियर प्रेशर है। अगर ये इक्वल होते तो कभी भी पिस्टन मूव नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि दो ऑपोजिट जगहों से अप्लाई होने वाली फोर्स विद सेम मैग्नीट्यूड उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है। लेकिन चूंकि हम कहते हैं कि जी इंटीरियर प्रेशर ग्रेटर था एज कंपेयर टू एक्सटीरियर, इसीलिए पिस्टन अपवर्ड मूव किया, तो बर्डन से तब होगा कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान प्रेशर डिफरेंस होगा। आप ये जब समझेंगे, जब तक मैं अपना रिजल्ट देखूं, क्योंकि भाई मेरी मेरी एवेल्युएशन हुई है, सो मुझे देखना चाहिए जी। सो नो नीड टू इम्प्रूव 9, मेथोडोलॉजी 2, टेस्ट 9, ठीक है जी। और इसके अलावा टेक्निकल इशू 3 है। आई शुड यूज बोर्ड, वाइट बोर्ड, आई थिंक मेरे ख्याल से ये 19 है। शुड यूज स्लाइड्स 2 हैं, और शुड हाइड द चैट 8 हैं। इट मींस के समहाउ मुझे वाइट बोर्ड यूज करना है, आप लोगों ने कहा, ठीक है, बिल्कुल हम वाइट बोर्ड यूज करेंगे इसको, ठीक है। और जहां तक वो टेस्ट वाला मामला है, वो टेस्ट वाला मामला पता है क्या है, वो टेक्निकल इशू भी आता है, लेकिन साथ में मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा था तलहा से भी मॉर्निंग में ना, सो उन्होंने यही कहा था कि सर जो है ना क्वेश्चन बाजू का डिफिकल्ट आ जाते हैं या डिफरेंट आ जाते हैं, यानी आपने वो प्रैक्टिस नहीं कराते, वो भी हम देखेंगे, ठीक है भाई। स्लाइड भी यूज क्या करें, सना कह रही हैं भाई आप फिल वक्त इसको बताएं कि इसमें कोई मसला है आप लोगों को, सर व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट और ऑन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, डिस्प्लेस देन वर्क इज डन, भाई वो कुछ और चीज है उस्मान, वो कुछ और चीज है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो कुछ और चीज है, ठीक है। बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं इस हवाले से आपको ये चीज समझ आ गई है या नहीं आई है। अगर ये चीज समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे और फिर हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करना है। हमने जल्दी से बताना है आप लोगों ने, स्लाइड्स भी होनी चाहिए। शान से आप लोगों को मैंने ऑप्शन दी थी, आपने चूज करना था भाई, ठीक है, आपने चूज करना था। सो अब आप लोग ने कहा है कि व्हाइट बोर्ड, इट मींस व्हाइट बोर्ड ना, ठीक है, व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे। हाँ थोड़ी बहुत स्लाइड कभी कंपैरिजन के लिए आगे, कोई टेबल के लिए आगे तो वो कर देंगे, लेकिन ज्यादातर हमारा बोर्ड अब व्हाइट बोर्ड ही रहेगा। मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज कर रहा था। मुझे बताएं कि यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है, ताकि मैं नेक्स्ट मूव कर सकूं ना, टाइम कम है, जल्दी बता दें सर। ओके है, ओके है, क्लियर कर दूं मैं, समझ लिया आप लोगों ने, तो मैं ये रेस करूंगा, यहाँ कुछ पॉइंट ऐड करने हैं मैंने। सर मैंने C3 आज डिस्कस करना है और सर ने सॉल्यूशन भी अपलोड नहीं किया। अच्छा सर ने, कौन से वाले सर ने करना है भी डिस्कस, मुझे जरा बता दें उनका ना, ठीक है, ताकि मैं कल देख सकूं। ताइबा आई थिंक मेरे ख्याल से बच्ची है। और आप लोगों को पता है मैंने सैटरडे वाला जो टेस्ट आप लोगों का था उसका सॉल्यूशन जो है विद सॉल्यूशन की उसकी अपलोड कर दी, आपने देखी है, ठीक है भी। दुआ आप जैसे कहेंगे सर लास्ट डायग्राम अगेन रिपीट करते हैं, सर रिपीट मोड ट्रांसफर करते हैं भी, अच्छा ट्रांसफर करते हैं सर, चैट में सिर्फ क्वेश्चंस होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है भी सर। केमिस्ट्री में सच में इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी, हमें समझ नहीं होते, प्लीज इससे भी कंसीडर करें, बिल्कुल ठीक है मुकद्दस, बिल्कुल ठीक है आपने वही वही देखा था, मैं सुबह वही डिस्कस कर रहा था। अच्छा चलिए भी ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ तक चीजें कुछ मैं थोड़ी सी रिपीट करता हूँ ताकि हम आगे चल सकें। मैंने अभी कहा था कि बर्डन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं गैस को, तो गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। जब गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी वो कोलिजन स्टार्ट करेंगे, तो इट मींस कि उनका इंटरनली टॉपिक प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। हम जब कहते हैं कि ये प्रेशर ग्रेटर देन हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सटीरियर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर अपवर्ड मूव करेगा, इन डेल्टा वी प्रोड्यूस होगा, फिर हम कहते हैं कि बर्डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगी विद प्रेशर यानी विद फोर्स, तो बर्डन होता है। तो ये हमारे पास आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट जी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पता है क्या, आप लोग रात को 8 बजे टेस्ट देते हैं और उस वक्त हमारा स्टाफ ऑलमोस्ट घर जा चुका होता है, ठीक है। सो हम आपके लिए कहते हैं कि 6 से 7 आप लोगों का टेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो है उस दौरान अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है सो फौरन फौरन उसका ज़ाला हो सके और आप लोगों को हम जो है मतलब उसके मुताबिक बता सकें। तो 6 से 7 आई थिंक कर लेते हैं सर। टेस्ट की टी में इशू ना हो, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, डिसहार्ट होते हैं भी, ठीक है भी तरफशान, इसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। बोर्ड से ही क्योंकि यहाँ अच्छा समझ आता है, आर्टिन कह रहे हैं बहुत जबरदस्त भी, ठीक है। आई थिंक मैं अब इस सवाल से पूछना चाह रहा था कि भाई आपको क्लियर हो चुका है, प्रोवाइड कर दिया करें, अशरफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो फिर बाद में प्रोवाइड करूंगा ना, लेक्चर के बाद आके
या देखूंगा किस तरीके से करना है। ऐसे क्लास में स्लाइड्स ना यूज किया करें बल्कि बाद में अपलोड कर दिया करें। बिल्कुल सही है सर, इंग्लिश की वोकैबुलरी ये देखो अब आपने ये चीज शुरू कर दी। भाई आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको मेरे मुतालिक, मतलब किस मुतालिक आगे हो। सर्वे कर चुका हूँ, उसकी बेस पर आपसे बाद में डिस्कशन होगी आपके पोस्ट पे, मैं पोस्ट कर दूंगा, उस पर डिस्कशन हो जाएगी। मुझे बताओ ये क्लियर हो चुका है अभी तक आप लोगों को? रोजाना नहीं होगी भाई, हमारी क्लास एज यूजुअल हुआ करेगी जैसे हमारा होता है, ठीक है 11:30 पर। आज चूंकि मैंने आपसे कहा था कि वो मेरी मीटिंग है। सर ये डायग्राम वर्डन की है क्या? बिल्कुल वर्डन की समझाइए मैंने आप लोगों को। FL3 में का सिलेबस क्या है? FL3 का सिलेबस वही है जो भी आप लोग कर रहे हैं ना, सारा के सारा वही शामिल होगा। क्लियर हो गया? चलें भाई सही हो गया सर। टेस्ट में ऑटो सबमिशन का खत्म कर दें, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ठीक है भाई, मान लेते हैं आप लोगों की बात। और कोई सजेशन आप लोग हमारे लिए हमें देना चाहें तो बता दें भाई, सारी बातें जल्दी से शाबाश। ऑटो सबमिट है या वैसे ही है? मैनुअल सबमिट भी है भाई आप लोगों के लिए, ऑटो सबमिट नहीं मैनुअल सबमिट भी है, ठीक है सर। हर सब्जेक्ट की सर्वे करवाएं, बिल्कुल हर सब्जेक्ट की करवाएंगे फायदा, आप बेफिक्र रहो, तमाम सब्जेक्ट्स का होगा। थोड़ा सा है ना वो हाथ खुला रखते हैं फिर वक्त, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। एमसीक्यूज में मिस्टेक की वजह से कॉन्सेप्ट होता है खराब हो जाता है, ठीक है आयशा बिल्कुल ठीक है आपने। ये एमसीक्यूज वाला प्रॉब्लम हम ठीक करेंगे। आपने वो परसों वाला सैटरडे वाला टेस्ट देख लिया या नहीं देखा? कुछ बताना है आपने, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट आगे मूव कर सकते हैं। अब कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं, कुछ चीजों को हम जो है फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हम कहते हैं क्यू, क्योंकि क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? हीट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं भाई क्यू हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इफ एडेड टू द सिस्टम, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इफ एडेड टू द सिस्टम। इफ एडेड टू द सिस्टम, ठीक हो गया। यानी क्यू हम कहते हैं पॉजिटिव कब होगा? जब हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं टू द सिस्टम। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे भी आपने देखा भी था, एंडो और एक्सो की बात हमने कर ली थी यार, ठीक है। हमने कहा था एंडो पॉजिटिव होता है, एक्सो नेगेटिव होता है। एंडो पॉजिटिव मींस कि हमें सप्लाई करना पड़ती है, तो वही पॉजिटिव उस वजह से ही आ रहा है, ठीक है। और क्यू नेगेटिव उस सेंस में होगा जब हम क्या करेंगे? इफ, ठीक है जी, इफ हम सब कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा? गिवन आउट टू द बाय द सिस्टम, ठीक है, गिवन आउट बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ठीक हो गया। ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ भाई अब क्या कर रहे हो आप लोग? देखो वही वाली बात होगी ना, अब मैंने आप लोगों की ना ये जो चैट है वो हाइड कर देनी है, क्योंकि आप लोग बहुत तंग करते हो इस हवाले से, ठीक है। यहाँ पर है आई थिंक क्लास में होते तो फिर कोई भी ना बोलते, यहाँ कंटिन्यूसली बातें करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई अफीरा। और चैट हाइड वाला बहुत ज्यादा वोट आए मींस के अभी कल के लेक्चर में ये जो है करेंगे स्पेसिफिक टाइम पे। मैं आप लोगों की स्टार्ट में आगे हम, ठीक है, चैट हाइड कर दी। जब मैंने कहा कि जी क्वेश्चन करें तब मैं ओपन करूंगा, कि कल से हमने जो है इसको इस पे अमल करना है, ठीक है। ये कल हम लाजमी इस पे अमल करेंगे, बेफिक्र रहो, ठीक हो गया। अच्छा अभी यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? नेक्स्ट आगे मूव कर सकते हैं भी, ठीक है। हमने कहा कि पॉजिटिव कब होगा? जब हम कहते हैं एड टू द सिस्टम होगा। नेगेटिव कब होगा? जब हम सिस्टम से सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर करेंगे, हीट को फ्लो करवाएंगे। और जहां तक यूनिट की बात है, यूनिट की जहां तक बात है, सो हमारे पास जो हीट है, ठीक है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? यूनिट, इसके जो यूनिट्स हमारे पास हैं, ठीक है, इसको हम जॉल, किलो जॉल या कैलोरी में मेंशन करते हैं। इसके यूनिट्स हमारे पास क्या हैं? जॉल, किलो जॉल या कैलोरी, ठीक है। जॉल, किलो जॉल या कैलोरी हमारे पास इसके क्या है? हमारे पास यूनिट कहलाते हैं जिनमें हम इनको मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद अगर हम इसके ऑपोजिट आए, इसके ऑपोजिट आते हुए हम वर्डन की बात करते हैं। सो वर्डन पॉजिटिव कब होता है? W वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? ठीक है, हम कहते हैं वर्डन पॉजिटिव होगा जब जब हम कहते हैं डन ऑन सिस्टम, ठीक है, वर्डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम। हम जब भी वर्डन ऑन द सिस्टम करेंगे, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव साइन के साथ उसको हम जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको हम जो है क्या करते हैं? शो करते हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे पास W की वैल्यू अगर हम क्या करते हैं? नेगेटिव लेते हैं, तो ये तब तब होगा कि जब जो है सिस्टम जो है क्या कहता है? वर्डन बाय द सिस्टम हमारे पास होता है, ठीक है जी, डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक हो गया। वर्डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्डन बाय द सिस्टम हम कहते हैं नेगेटिव साइन के साथ।
हम शो करेंगे। ठीक हो गया? कंफ्यूजन है आप लोगों को यहां तक? तो जल्दी से आपने बताना है, नहीं तो फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स आज का टेस्ट और आप लोग वो टेस्ट करेंगे। यूनिट भी देख लें जल्दी से। जहां तक वर्ड डन की बात है, सो वर्ड डन के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो दो हो सकते हैं। एक होता है अर्ज, अर्ज, ठीक है, ये एक यूनिट होता है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम के अंदर होता है। सीजीएस सिस्टम, ये सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है जी, सेकंड हमारे पास सिस्टम में होता है, ठीक है, उसमें होता है। एसआई सिस्टम के अंदर जो हमारे पास यूनिट है वो जॉल होता है, जॉल होता है इसका इन एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई के अंदर हम कहते हैं कि ये जॉल होता है। ये तमाम पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने, बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जॉल हमारे पास है, बर्डन का यूनिट इन एसआई। सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास अर्ज होता है। यहाँ इतना कंफ्यूजन रहेगी आप लोगों को है तो बता दें। सो प्लीज सब्जेक्ट का जितना पढ़ लिया है उतना कंबाइन एफएलपी कंडक्ट करवा दें। बिल्कुल वो भी करवाएंगे, आप थोड़ा सा वेट तो करें ना यार। मुझे उतना यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं हुआ है? क्लियर हो गया आप लोगों को? जल्दी से बताना, शाबाश। और यहाँ कन्वर्जन भी लिख सकते हैं, 1 जॉल इक्वल्स टू 10⁻⁻7 अर्ज, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। समझ आ गया आप लोगों को? अब इनके स्क्रीन पर टेस्ट डाल दें आज का, ठीक है, इनके स्क्रीन पर जल्दी से टेस्ट डाल दें। टेस्ट डाल दिए? चले भी, टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे।